जब भी जीनियस की बात होती है तो एक नाम जरूर दिमाग में आता है, लियोनार्डो दा विंची। ऐसा लगता है जैसे ये नाम जीनियस का ही दूसरा नाम हो। लेकिन आज हम ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने क्या बनाया, हम तो ये समझने वाले हैं कि वो वैसे बने कैसे। तो आज की ये पूरी बातचीत इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। आखिर वो कौन सी बातें थीं, कौन से हालात थे जिन्होंने एक इंसान को लियोनार्डो दा विंची बना दिया। और सुनिए, ये कहानी किसी पैदाइशी जीनियस की नहीं है। ये कहानी है संघर्ष की, अधूरेपन की, और उसी अधूरेपन से निकली एक कमाल की सोच की। अक्सर हम सोचते हैं कि लियोनार्डो तो भाई पैदा ही जीनियस हुए थे, मानो उन्हें पहले से ही सब पता हो। पर असलियत तो इससे कहीं ज्यादा मजेदार है। देखिए, उनकी जीनियस वो घड़ी गई थी, और उसे घड़ने वाली थी उनकी ही जिंदगी की कमियां, उनका जन्म, उनकी अधूरी पढ़ाई और उनके अधूरे काम। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और शुरुआत होती है उनके जन्म के साथ जुड़े एक ऐसे सच से जिसने उन्हें हमेशा के लिए समाज के हाशिए पर धकेल दिया। तारीख थी 15 अप्रैल 1452। इटली में लियोनार्डो का जन्म हुआ। उनके पिता सेर पिएरो एक बड़े और इज्जतदार नोटरी थे, लेकिन उनकी माँ कैटरीना, उनके बारे में किसी को कुछ खास नहीं पता था। और इसी वजह से समाज ने लियोनार्डो पर एक अवैध संतान का ठप्पा लगा दिया। और यही उनकी जिंदगी की पहली और शायद सबसे बड़ी कमी थी। और ये अधूरापन, ये सिर्फ उनके जन्म तक ही नहीं रुका, ये उनकी पढ़ाई लिखाई में भी साफ साफ दिखाई देता था। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस चीज को उस जमाने में एक बहुत बड़ी कमी माना जाता था ना, वही लियोनार्डो की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी थी? अरे बस नाम मात्र की, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना और मामूली सा गणित। पर सबसे सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्होंने लैटिन या ग्रीक भाषा नहीं सीखी थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि वो अरस्तु या प्लेटो जैसे बड़े बड़े दार्शनिकों की किताबें उनकी असली भाषा में पढ़ ही नहीं सकते थे। और पता है, बाद में वो खुद को बड़े गर्व से कहते थे ओमो सांझा लेतेरे, मतलब एक ऐसा इंसान जिसे किताबी ज्ञान नहीं है। और ये कोई शिकायत नहीं थी, नहीं, ये तो एक ऐलान था, एक घोषणा थी कि उनकी सोच पुरानी किताबों की जंजीरों में बंधी हुई नहीं है, वो आज़ाद है। तो सवाल उठता है कि अगर वो किताबों से नहीं सीख रहे थे, तो फिर उन्हें सिखा कौन रहा था? जवाब बहुत सीधा है, उनके आसपास की दुनिया। उनकी असली पाठशाला, उनका असली स्कूल तो प्रकृति थी। वो ऐसे सवाल पूछते थे जो शायद दूसरों को बड़े मामूली लगते होंगे, जैसे कि ये पक्षी, ये हवा में उड़ते कैसे हैं आखिर? या फिर नदियों में जो पानी बहता है, वो असल में घूमता कैसे? और ये जो पेड़ों की टहनियां हैं, ये हमेशा एक खास पैटर्न में ही क्यों बढ़ती हैं? देखिए, वो सिर्फ देखते नहीं थे, वो हर चीज के पीछे का क्यों जानना चाहते थे। और यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत नियम बना। बहुत सिंपल था। पहला कदम, अपनी आंखों से देखो। दूसरा, उस पर सवाल उठाओ। और तीसरा, जब तक खुद को जवाब न मिल जाए तब तक किसी बात पर यकीन मत करो। अब जरा सोचिए, उस जमाने में जहां हर कोई सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके यकीन कर लेता था, ये सोच कितनी कितनी खतरनाक रही होगी। तो करीब 14 साल की उम्र में लियोनार्डो पहुंच गए फ्लोरेंस। वहां उन्होंने आंद्रिया डेल वेरोक्यो की वर्कशॉप में काम करना शुरू किया। अब ये कोई मामूली आर्ट स्टूडियो नहीं था, इसे एक तरह की मेकिंग लैब समझिए। यहाँ उन्होंने मेटल का काम सीखा, केमिस्ट्री सीखी, मैकेनिक्स सीखी, और सबसे बढ़कर ये समझा कि आर्ट और साइंस ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फ्लोरेंस में ही लियोनार्डो की एक और कमी, या कहें तो एक और आदत सामने आई। उन्हें कोई काम खत्म करने से ज्यादा मजा उस काम को करने के तरीके को समझने में आता था। और उनकी इसी आदत ने उनके करियर को एक ऐसा मोड़ दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और देखते ही देखते एक पैटर्न साफ नजर आने लगा। साल 1478 में उन्हें अपना पहला इंडिपेंडेंट काम मिला और वो अधूरा रह गया। फिर 1481 में उन्होंने एडोरेशन ऑफ द मैगी नाम की पेंटिंग पर काम शुरू किया और उसे भी अधूरा छोड़ दिया। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं था, नहीं, ये इस बात का इशारा था कि लियोनार्डो का दिमाग एक आर्टिस्ट से कहीं ज्यादा एक थिंकर, एक विचारक का था। उन्हें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने से ज्यादा मजा उस प्रॉब्लम में ही खो जाने में आता था।
तो फ्लोरेंस में कंपटीशन बहुत बढ़ गया था और पैसों की भी तंगी थी। इन सब से परेशान होकर लियोनार्डो ने मिलान जाने का फैसला किया और वहां के ड्यूक को उन्होंने एक खत लिखा। पर मजे की बात यह है कि उस खत में उन्होंने अपनी पेंटिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं लिखा। उन्होंने लिखा कि वो कैसे जबरदस्त युद्ध मशीनें बना सकते हैं, कैसे पुल और हथियार डिजाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लियोनार्डो प्रैक्टिकल थे। वो जानते थे कि सिर्फ टैलेंट से पेट नहीं भरता, काम से भरता है। मिलान में लियोनार्डो की जिंदगी में ठहराव आया, करीब 17 साल का, और यहीं पर उन्होंने अपना एक सबसे बड़ा मास्टरपीस बनाया। लेकिन वो मास्टरपीस भी उनकी एक्सपेरिमेंट करने की आदत का एक जीता जागता सबूत बन गया। हम बात कर रहे हैं द लास्ट सपर की। इसे बनाते वक्त उन्होंने वो पुराना तरीका नहीं अपनाया, फ्रेस्को वाला नहीं। उन्होंने सूखी दीवार पे एक बिल्कुल नए तरह के पेंट के साथ एक्सपेरिमेंट किया। अब इसका नतीजा क्या निकला? पेंटिंग में डिटेल और गहराई तो गजब की आई, पर वो बहुत बहुत तेजी से खराब भी होने लगी। मतलब एक बार फिर साफ था, उनका मकसद कुछ परमानेंट बनाना नहीं था, बल्कि कुछ नया सीखना था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया साल 1499। फ्रांसीसी सेना ने मिलान पर धावा बोल दिया और लियोनार्डो के वो 17 साल के सुकून भरे दिन एक झटके में खत्म हो गए। उन्हें एक बार फिर सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा फर्क था। अब लियोनार्डो सिर्फ एक कलाकार या इंजीनियर नहीं रह गए थे, वो खुद एक सवाल बन चुके थे। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उनकी अधूरी पेंटिंग्स में, उनकी हजारों पन्नों की नोटबुक्स में और उनकी कभी न मिटने वाली जिज्ञासा में छिपा था। तो ये सोचने वाली बात है ना कि क्या उनका वो अधूरापन ही उनके जीनियस की असली पहचान था?